क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पे। देखिए, इससे पहले हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसके पास दो तरह का बिहेवियर होता है। एक तो वेव बिहेवियर या वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। उसी तरह से मैटर में भी दो तरह का बिहेवियर होता है, पार्टिकल और वेव बिहेवियर। ये पहली बार लुई डे ब्रॉय ने कहा था, लेकिन वे इस नतीजे तक कैसे पहुंचे इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें एक वेव बिहेवियर होता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। लेकिन मैक्स प्लांक और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आगे चल के इसका पार्टिकल नेचर को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एनर्जी के पैकेट के तौर पे प्रोपगेट करता है और इन पैकेट्स को नाम दिया गया फोटॉन्स। अब अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली इसके साथ एसोसिएटेड एक मोमेंटम होना चाहिए। ये मोमेंटम कितना होगा? तो स्पेशल रिलेटिविटी से ये प्रूव किया जा सकता है, आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी से, कि फोटॉन का जो मोमेंटम है P फॉर मोमेंटम इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेवलेंथ। सो ये हम प्रूव कर सकते हैं आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। देखिए, ये स्टैंडर्ड 11th का टॉपिक नहीं है, ये आप कुछ हद तक 12th में जाके पढ़ेंगे फिजिक्स में और फिर आगे बीएससी में पढ़ेंगे। इसे प्रूव किया जा सकता है स्पेशल रिलेटिविटी से। स्पेशल रिलेटिविटी से फिर भी मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आप इसके डेरिवेशन को देख सके, जान सके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और ये जो मोमेंटम है किसका मोमेंटम है? फोटॉन का मोमेंटम है। सो इसे फोटॉन मोमेंटम कहा जाता है। फोटॉन मोमेंटम या फिर मोमेंटम ऑफ फोटॉन। सो ये है उसके लिए इक्वेशन। अब थोड़ा दूसरे तरफ पढ़ते हैं। ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स फंडामेंटली दो इंटर रिलेटेड चीजों से बना हुआ है। एक तो है एनर्जी, यूनिवर्स में हमें एनर्जी दिखता है, और दिखता है मास। और ये एनर्जी और मास दो फंडामेंटल चीजें तो है ही यूनिवर्स का, और साथ ही साथ ये इंटर रिलेटेड भी है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। और वो रिलेशन है जो कि आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी से प्रूव किया जा सकता है, वो ये कि अगर कोई m मास का बॉडी, m मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो तो कितना एनर्जी बनेगा कि E इज इक्वल टू m, वो मास, इनटू स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में उसका स्क्वायर। यहां पर ये E जो है एनर्जी को और ये m जो है ये मास को इंडिकेट कर रहा है। और ये रिलेशन जो है इसके लिए भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे देख के आप इसका भी डेरिवेशन को समझ सकते हैं। लेकिन ये बीएससी का पार्ट है, इसके लिए स्पेशल रिलेटिविटी जानना बहुत जरूरी है। और ये जो रिलेशन है ये आप स्टैंडर्ड 12th में जाके फिशन और फ्यूजन के केस में काफी यूज करेंगे। अब देखिए, डे ब्रॉय ने ये कहा कि देखिए एनर्जी और मास बिल्कुल इंटर रिलेटेड चीजें हैं। मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब एक ही चीज के दो पहलू हैं, एनर्जी और मास। अब एनर्जी हमें बेसिकली वेव के फॉर्म में दिखता है, वेव नेचर शो करता है एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वेव नेचर शो करता है। और मास जो है ये पार्टिकल नेचर शो करता है। अब एनर्जी का पार्टिकल नेचर एस्टेब्लिश हो गया, मतलब एनर्जी पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ये डे ब्रॉय ने कहा। तो अगर ऐसा है और एनर्जी और मास अगर एक ही चीज के दो पहलू हैं तो फिर मास में भी वेव नेचर होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल था कि मास जो है अगर वेव नेचर शो करेगा तो उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा। तो फिर लुई डे ब्रॉय ने कहा कि उसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है, दिस वन।
तो इसी को अगर हम थोड़ा घुमा के लिखते हैं तो हम कहेंगे कि वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। अब अगर एक बॉडी, एक मास, अगर ये m मास का बॉडी है और v स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो इसके साथ एसोसिएट होगा एक वेव। उस वेव का जो वेवलेंथ है, उस वेव का वेवलेंथ इसी इक्वेशन से गाइडेड होगा। यहाँ पर p जो है, जो मोमेंटम है, ये ऑब्वियसली होगा mv। अगर ये बहुत तेज मूव ना करे तो फिर हम कह सकते हैं ये मोमेंटम जो होगा mv होगा, और उसके साथ एसोसिएटेड वेव जो है, उस वेव का जो वेवलेंथ होगा वो बराबर होगा प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। ये बड़ा अटपटा लगता है, पहली बार जब हम सुनते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है कि एक मास अगर ये मूव करे तो इसके साथ एसोसिएटेड वेव का मतलब क्या है। तो देखिए, इसे अगर बेहतर तरीके से समझना होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में आपको सोचना होगा जिसमें कि इसका वेव बिहेवियर प्रोमिनेंट होता है। बहुत बड़े पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करें तो इस केस में उसका जो वेव बिहेवियर होता है वो उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन्स को दो स्लिट्स से पार किया जाए, दो स्लिट्स से, दो पतले पतले स्लिट्स से अगर पार किया जाए इलेक्ट्रॉन्स को तो पीछे स्क्रीन में हमें दिखता है इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये वेव का बिहेवियर होता है। अब 12th में जाके इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस वेव का नेचर होता है, दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करता है, कहीं पर ये बड़ा वेव बनाता है तो कहीं पर एक दूसरे को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखता है। इस पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात करना अभी फायदेमंद नहीं होगा, 12th में जाके आप ये पढ़ेंगे। तो ये इस तरह का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन्स में दिखता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स में भी वेव बिहेवियर होता है। आगे चल के डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और जीपी थॉमसन जो कि जे थॉमसन के बेटे थे, जीपी थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया। ये दोनों एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन को शो कर रहा था, और डिफ्रैक्शन जो है इंटरफेरेंस की तरह ही ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और उनके एक्सपेरिमेंट में, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में और जीपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, जो उन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ पाया गया उसके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न से, वो वेवलेंथ बिल्कुल इस इक्वेशन के साथ मैच हो गया। और इसी तरह से लुई डे ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस था, उन्होंने तो हाइपोथेसाइज कर दिया था कि मास का वेव नेचर होगा, ये हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश्ड हो गया। लुई डे ब्रॉय ने अपने पीएचडी थीसिस जमा किया था 1924 में। ये जो थीसिस है, हाइपोथेसिस है, ये सबमिट किया था अपना पीएचडी थीसिस, और उन्हें 1929 में मिला था नोबेल प्राइज। यहां पर लुई डे ब्रॉय के बारे में थोड़ा बहुत जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लुई डे ब्रॉय अपने शुरुआती दौर में जो पढ़ाई कर रहे थे वो ह्यूमैनिटीज लेके कर रहे थे। ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आपको पता है? लिटरेचर होता है, हिस्ट्री होता है, लॉ होता है, पॉलिटिक्स होता है, फिलॉसफी होता है, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। पर उनके जो बड़े भाई थे मॉरिस डे ब्रॉय, वे एक फिजिसिस्ट थे। तो उनके काम से लुई डे ब्रॉय इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वो अपना जो पढ़ाई है ह्यूमैनिटीज से साइंस में ले आए, और उन्होंने अपने पहले ही पीएचडी थीसिस में पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। और आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और पूरा क्रेडिट जाता है जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग को। चलिए देखते हैं ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता क्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली एक ही साथ मेजर करें, तो फिर अगर हम पोजीशन को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाए तो ये मोमेंटम जो है, इस मोमेंटम में कुछ अनसर्टेनिटी होगा। और अगर हम मोमेंटम को बहुत एक्यूरेटली मेजर करें तो इसके पोजीशन में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा।
यही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहने का मतलब यह है कि अगर मान ले सिमिलर, बिल्कुल आइडेंटिकल बहुत सारे सिस्टम्स हो, जैसे कि एक सिस्टम ये इसमें एक बॉडी मूव कर रहा है और बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम्स हो, बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम्स, और ऐसे बहुत बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम्स में हमने मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को उसके पोजीशन और मोमेंटम को हमने मेजर किया। तो जब हम इनके पोजीशन को मेजर करेंगे, तो अगर बहुत एक्यूरेटली मेजर करें तो मोमेंटम जो है, जब इन सब के मोमेंटम को हम मेजर करेंगे, भले ही ये सारे आइडेंटिकल सिस्टम्स हो, बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम्स हो, लेकिन कभी इसका मोमेंटम कहीं ज्यादा हो सकता है, इसका मोमेंटम थोड़ा कम हो सकता है, इसका मोमेंटम हो सकता है बीच में हो, मतलब कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम किसी बॉडी के मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करें तो उस केस में उसका जो पोजीशन में मेजरमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगा। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है इसे हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है इसे हम डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई। देखिए, यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहां पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमें दिखता है, बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन। ऐसा लगता है लोगों को मानो कि ये हमारे मेजरमेंट की कमी है। अगर हमारे पास बहुत एक्यूरेट एपरेटस हो पोजीशन मेजर करने के लिए, बहुत एक्यूरेट एपरेटस हो मोमेंटम मेजर करने के लिए, तो हम पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये मानो हमारा अपना मेजरमेंट का लिमिटेशन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ये यूनिवर्स का बेसिक फंडामेंटल बिहेवियर है, बहुत ही फंडामेंटल बिहेवियर, मतलब इससे हम पार नहीं पा सकते हैं। अब तक के नॉलेज के हिसाब से हम इससे पार नहीं पा सकते हैं। इसके पीछे का जो रीजन है, ये अनसर्टेनिटी होने का पीछे का जो रीजन है वो आता है वेव नेचर, जो मैटर का वेव नेचर है, इसके कारण वेव नेचर ऑफ मैटर। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि मैटर में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। जैसे कि एनर्जी में मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जैसे वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, उसी तरह से मैटर में भी वेव और पार्टिकल दोनों तरह का नेचर होता है। तो जो वेव नेचर होता है मैटर का, उसी के कारण ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये एप्लीकेबल होता है। मतलब कि आप अगर पोजीशन को मेजर करें बहुत एक्यूरेटली तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो जाएगा। अगर मोमेंटम को बहुत एक्यूरेटली हम मेजर कर सके तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाएगा। इसके पीछे जो रीजन हमने बात किया वो है वेव नेचर ऑफ मैटर। और थोड़ा डेप्थ में अगर बात करें तो हर एक मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है एक वेव फंक्शन। एक वेव फंक्शन, एक मैटर का हम पूरे स्टेट को एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेव फंक्शन को साई से डिनोट किया जाता है। चलिए देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक वेव से डिनोटेड है या फिर एक ऑब्जेक्ट का वेव फंक्शन, लेट अस से टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, लेट अस से कि एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से एक वेव से डिनोटेड है। तो अगर आप इस वेव को गौर से देखें तो इसका जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ डेफिनेट है, ये इसका वेवलेंथ है, ये जो है इसका वेवलेंथ होगा। इस पूरे के पूरे वेव में जो वेवलेंथ है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर पूछा जाए ये वेव किस पोजीशन में है, कहां पर एग्जैक्टली वेव लोकेटेड है, तो हम कहेंगे ये वेव जो है पूरे स्पेस में लोकेटेड है। तो इसका कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं है। ये तो ठीक है। अब देखिए, हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में जब हम डे ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे कि एक बॉडी का मोमेंटम जो है उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव होता है उस पे रिलेटेड होता है, और वो होता है उस बॉडी का मोमेंटम होता है प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एसोसिएटेड जो वेव है उस वेव का वेवलेंथ। सो इसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था।
तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करें तो हम ये पाएंगे, क्योंकि यहां पर वेवलेंथ जो है ये डेफिनेट है, पूरा का पूरा वेव के लिए सिंगल वेवलेंथ है। यहां से यहां मेजर करें या फिर यहां से आप यहां मेजर करें, वेवलेंथ जो है ये फिक्स्ड है। इसका मतलब इसका मोमेंटम फिक्स हो गया, कांस्टेंट मोमेंटम, मतलब डेफिनेट मोमेंटम हो गया। लेकिन इसका पोजीशन देखें कैसा है, इसका पोजीशन देखें, ये पूरी तरह से वेव जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये वेव फंक्शन अगर किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है और उस पार्टिकल के पोजीशन को हम मेजर कर रहे हो, तो उसका पोजीशन इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है। मतलब कि जैसे ही मोमेंटम ये फिक्स्ड हो गया, जैसे ही मोमेंटम डेफिनेट हो गया, वैसे ही पोजीशन जो है अनसर्टेन हो गया। इस पूरे जगह पे ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी उसका पोजीशन डिटेक्टेड हो सकता है। अब एक ऐसा वेव कंसीडर करते हैं जहां पर कि पोजीशन जो है वो बहुत ही छोटे जगह पे कन्फाइंड हो, मतलब पूरा का पूरा वेव जो है बहुत ही एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड हो। ऐसा वेव कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा वेव अगर मान ले, कुछ ऐसा एक बहुत ही छोटे से जगह पे ये वेव सिचुएटेड है। अब देखिए, अगर आप इसे मेजर करेंगे, इसके पोजीशन को मेजर करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस रीजन में कहीं पर मिलेगा, इतना सा रीजन में वो ऑब्जेक्ट कहीं पर मिलेगा, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव है वो वेव यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा, बाकी जगह पे वेव नहीं है। लेकिन इसका जो मोमेंटम है उसे आप कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो वेव है ये किस तरह से हमें मिल सकता है। ऐसा जो वेव है, लोकलाइज्ड वेव जो है, ये बहुत सारे वेव्स को एक साथ मिलाकर उसका सुपरपोजिशन से ही ऐसा लोकलाइज्ड वेव बन सकता है। मतलब कि हमें चाहिए होगा इस केस में बहुत 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 सारे वेव्स, जैसे कि इस वेव को और फिर इस वेव को, ऐसे बहुत बहुत सारे वेव्स को अगर हम एक साथ मिला दें, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर दे बहुत बहुत सारे वेव्स को, तब जाके ऐसे लोकलाइज्ड वेव मिलता है। देखिए, बीएससी के एक वीडियो में हमने इस पे थोड़ा डिटेल्स में बात किया था, हमने एनिमेशन यूज किया था और हमने वेव पैकेट के बारे में बात किया, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, बहुत सारे डेरिवेशन शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन कुछ तो आपको समझ में आएगा, जिससे कि एक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट आप ग्रो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोकलाइज्ड वेव पाने के लिए हमें बहुत 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 सारे वेव्स को एक साथ मिलाना होगा, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजिशन से ही ऐसे लोकलाइज्ड वेव बन सकते हैं। अब अगर आप गौर करें, ये जो वेव है ये इसके और ऐसे बहुत 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 सारे वेव्स के एक साथ मिलने के कारण बना हुआ है। अब अगर आप यहां पर देखें, पहले वाले वेव में देखें तो इसका वेवलेंथ कुछ इतना होगा, अब इसका वेवलेंथ कुछ इतना होगा, λ2 नाम दे देते हैं, λ1 इसे नाम दे देते हैं। सिमिलरली यहां पर देखें वेवलेंथ जो है कुछ इतना होगा। मतलब क्या बना कि अगर इस बॉडी को अगर आप मेजर करते हैं तो इसका पोजीशन में जो एरर है ये तो बहुत कम होगा। पोजीशन को हम डेफिनेटली यहां पर मेजर करेंगे इस जगह पे, लेकिन इसका मोमेंटम जो है वो जब हम इसे मेजर करेंगे तो उसका मोमेंटम ये भी हमें मिल सकता है, या फिर ये भी हमें मिल सकता है, या फिर मोमेंटम इस लैम्डा के कारण भी हमें मिल सकता है। मोमेंटम देखिए, मोमेंटम और लैम्डा मतलब वेवलेंथ रिलेटेड है, मतलब इस वेवलेंथ से रिलेटेड मोमेंटम लेट अस से दैट इज P1, इस वेवलेंथ से रिलेटेड मोमेंटम लेट अस से दैट इज P2, और इस वेवलेंथ से रिलेटेड मोमेंटम जो है दैट इज P3। मतलब P1 इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय λ1, P2 इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय λ2, और इसी तरह से P3 भी λ3 के साथ रिलेटेड है। अब अगर हम इससे मेजर करते हैं तो पोजीशन तो चलिए ये डेफिनेट हो गया, इसी रीजन में हमें मिलेगा, लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन हो गया। ये P1 भी हमें मिल सकता है, P2 भी हमें मिल सकता है, P3 भी हमें मिल सकता है। इसी तरह से जितना ज्यादा वेव्स एक साथ मिलके ये लोकलाइज्ड वेव बना होगा, उतना ज्यादा हमें अनसर्टेनिटी मिलेगा। मतलब ये बना, इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि अगर हम मोमेंटम को डेफिनेट बनाते हैं तो पोजीशन जो है ये अनसर्टेन हो जाता है। और सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर पोजीशन डेफिनेट होता है
सिर्फ इतना सा रीजन में अगर उसके पोजीशन डिटेक्ट होने का पॉसिबिलिटी हो तो उस केस में ये तो डेफिनेट हो गया पोजीशन, लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन हो गया। तो ये जो है ये यूनिवर्स का बहुत ही फंडामेंटल रूल है और इसका जवाब हमें क्वांटम मैकेनिक्स से ही मिल सकता है। और यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही हम ये समझ पाएंगे कि बोर का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हो गया। हमारा चल रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और लास्ट वीडियो में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बात किया था। उससे भी पहले हमने बोर के एटॉमिक मॉडल पे बात किया था, जहां पर अंततः हमने देखा था कि बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, जो कि खासकर हाइड्रोजन एटम के लिए बोर ने दिया था, वो हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स के लिए फेल हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बोर के एटॉमिक मॉडल का जो फेलियर है, इसके पीछे का रीजन को हम देखेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं बोर ने क्या अज्यूम किया था, बोर ने क्या माना था इलेक्ट्रॉन के बारे में। बोर ने ये माना था, उस समय सभी ये माना करते थे कि बोर ने ये माना था कि जो सेंटर है एटम का, उस सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस है, ऑब्वियसली है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर पाथ में इस तरह से ऑर्बिट कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में। और इलेक्ट्रॉन को माना गया था पार्टिकल की तरह, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह अज्यूम किया गया था, एक पॉइंट चार्ज की तरह इसे अज्यूम किया गया था। फंडामेंटली इसे माना गया था इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह। लेकिन आगे चल के हम ये देखते हैं, खासकर डे ब्रॉय के आने के बाद हम ये देखते हैं कि सारे पार्टिकल्स में वेव लाइक ऑफ बिहेवियर भी होता है, उसका वेव बिहेवियर होता है। और यहीं पर बोर के एटॉमिक मॉडल का जो फेलियर है उसका कारण छुपा हुआ है। वापस आते हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी बॉडी जब उसका पोजीशन और मोमेंटम को हम मेजर करते हैं, तो अगर उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स हुआ और उसके मोमेंटम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी अगर डेल्टा पी हुआ, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई के। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब साइमल्टेनियसली हम एक बॉडी के पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो प्रिंसिपल है, ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ये इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि आप, हम, सारे लोग, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पत्थर, प्लैनेट्स, चांद, सूरज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इट इज प्रीटी मच सिग्निफिकेंट। इसका जो आउटकम है, इसका जो इफेक्ट है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और यही फंडामेंटल रीजन है कि बोर का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल होता है, क्योंकि यहां पर बोर ने माना था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल की तरह है, इसका डेफिनेट पोजीशन और डेफिनेट मोमेंटम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेजर कर सकते हैं। अ डेफिनेट मोमेंटम, अ डेफिनेट पोजीशन एंड मोमेंटम ये मेजर किया जा सकता है एक पार्टिकल के लिए। और यही रीजन है फेलियर का, क्योंकि देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट मान ले कि मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, इसका इनिशियल पोजीशन है ये x नॉट और इनिशियल वेलोसिटी हमने देखा कि ये v नॉट है। तो अगर इस पे लगा हुआ जो फोर्स है ये किस फोर्स फील्ड में है, ये अगर हमें पता है, तो ऑब्वियसली इस पे जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा ये हम पता कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन से
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, और इनिशियल पॉइंट को हम टी नॉट मानेंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, लेट अस से टाइम जो है टी है, इस टाइम में इसका पोजीशन क्या होगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा, हम ये बड़े आसानी से पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और चूंकि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस तरह के मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए हम डेफिनेटली इसका पोजीशन और मोमेंटम पता कर सकते हैं। वैसे अगर अनसर्टेनिटी वाला टर्म यहाँ पर यूज हम करें भी तो भी हम ये कहेंगे कि बहुत ही कम अनसर्टेनिटी के साथ हम इसके पोजीशन और मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, 2 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, और हम सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि किस तरह से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो है ये इनसिग्निफिकेंट होता है, ये प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सिग्निफिकेंट होता है। उस एग्जाम्पल से ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये प्रिंसिपल क्यों एक जगह पे एप्लीकेबल होता है जबकि दूसरे जगह पे नहीं होता है। उसके बाद हम वापस इसी टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15 फ्रॉम ऑब्वियसली चैप्टर 2, और हम ये एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। सो लेट अस से कि वी मेजर क्या मेजर कर रहे हैं हम, वी मेजर पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और पोजीशन मेजर करते हुए लेट्स से कि जो अनसर्टेनिटी है इस मेजरमेंट में, पोजीशन के मेजरमेंट में, ये बहुत ही कम है। लेट्स से कि ये 0.1 एंगस्ट्रॉम है, दैट इज 0.1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻11 मीटर। तो फिर हमें सवाल में ये पूछा गया हमसे कि ये जो वेलोसिटी, वो जो इलेक्ट्रॉन जिसका पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अगर हम उसका वेलोसिटी को मेजर करें तो उसमें कितना अनसर्टेनिटी होगा, यही है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए ये जो है, ये क्वेश्चन जो है ये डील कर रहा है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ ये डील कर रहा है। हम ये देखेंगे कि इसमें जो अनसर्टेनिटी होगा वेलोसिटी में ये बहुत ज्यादा होगा रिलेटिवली। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है इस तरह के माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं तो हम कहेंगे कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में और जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम मेजरमेंट में, ये या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब यहां पर ये देखें कि ये जो डेल्टा पी है इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सो दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये बराबर होगा प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई के। तो हमें यहां पर डेल्टा वी पता करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सो दैट इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। अब अगर सारे वैल्यूज को हम यहां पर पुट करते हैं, सारे वैल्यूज इन द सेंस की प्लांक्स कांस्टेंट जो है ये है 6.62 नियरली 6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और ये जो अनसर्टेनिटी है ये विच इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻11 मीटर। तो इसे कैलकुलेट करने से, पाई का वैल्यू आपको पता ही होगा 3.14, सो इसे कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा कि ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है ये बराबर होगा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आप देखें ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सो ये जो अनसर्टेनिटी है इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है।
हम कह सकते हैं कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। अब एक एग्जांपल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए कंसीडर कर लेते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 16, प्रॉब्लम नंबर 16 ऑब्वियसली फ्रॉम चैप्टर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। सबसे पहले सवाल देखें क्या पूछा गया है। यहां पर कहा गया कि एक गोल्फ बॉल है, गोल्फ बॉल जिसका कि मास है 40 ग्राम, 40 ग्राम का बॉल है और ये मूव कर रहा है, इसका जो स्पीड है, ये स्पीड कहा गया है ये है 45 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी को जब मेजर किया जा रहा तो इसमें जो अनसर्टेनिटी हो रहा है, सवाल में ही कहा गया कि वेलोसिटी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो है ये 2% का है। हमें ये पता करना होगा कि जब हम इसके वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं उसी समय अगर इसके पोजीशन को मेजर किया जाए तो उसमें कितना अनसर्टेनिटी होगा। ये है क्वेश्चन कि हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता करना होगा। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, तरीका देखिए पिछले वाले प्रॉब्लम को जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से हम यहां पर सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहां पर देखिए ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है ये परसेंटेज में दिया गया है, इसे हम डेफिनेट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होगा। सो 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। यहीं से आगे बढ़ते हुए हम ये पाएंगे कि जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगा वो 45 मीटर पर सेकेंड का 2% आप कैलकुलेट करें, दैट विल बिकम 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पता कर लिया। अब तरीका वही है, यहां पर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो हमें इस बार क्या पता करना है, इस बार हमें पता करना है डेल्टा x विच इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो यहां पर सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर जो प्लांक्स कांस्टेंट है, ऑब्वियसली प्लांक्स कांस्टेंट जैसे लास्ट पार्ट में हमने बात किया था ये होगा कुछ इतना 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और मास जो है देखिए 40 ग्राम का ऑब्जेक्ट है तो इसे हम कहेंगे 0.04 किलोग्राम। और ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है हमने पता किया ये है 0.9 मीटर पर सेकंड। आप सारे कैलकुलेशन कर ले और आप ये पाएंगे कि ये जो डेल्टा x है विच इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये उसके लिए एक बहुत ही छोटा टर्म है। यहां पर देखिए 10⁻⁻33। अगर आप एक न्यूक्लियस, एक ऑर्डिनरी न्यूक्लियस के डायमेंशन की बात करें तो वो भी 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होता है। तो ये तो एक बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा लेंथ को ये इंडिकेट कर रहा है। तो जो ये अनसर्टेनिटी है, दिस अनसर्टेनिटी इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट होता है पर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये इनसिग्निफिकेंट होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका डेफिनेट पोजीशन और मोमेंटम पहले माना जाता था, जबकि इसका वेव बिहेवियर जो है ये हमें इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है, साथ ही साथ ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बताता है कि इसका डेफिनेट पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता है। जब इसके पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता है तो फिर इसका जो ये डेफिनेट पाथ कंसीडर किया जाता है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, ये डेफिनेट पाथ भी पॉसिबल नहीं है। हम इस पाथ को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स इस तरह के डेफिनेट पाथ के साथ ही डील करता है, जो कि ऑब्वियसली नील्स बोर ने उस समय के नॉलेज के हिसाब से यूज किया था। लेकिन
जैसे कि हमने बात किया कि ये इसका डेफिनेट पोजीशन और मोमेंटम हम पता नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली कहां पर होगा उसे लोकेट नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसी के बदले हमें ये मानना होगा कि ये एक रीजन में, जिसे हम ऑर्बिट कह रहे थे, उसी ऑर्बिट के अराउंड एक रीजन में उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे एक फजी क्लाउड जैसा बना के रहता है। इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं भी डिटेक्टेड हो सकता है। इसे एक बहुत बेहतरीन नाम दिया गया, इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये इस रीजन में, इस फजी सा रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी डिटेक्टेड हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इसी पॉइंट ऑफ टाइम में इसी पोजीशन में होगा और उसका मोमेंटम डेफिनेटली इतना ही होगा। जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम में डेफिनेट पोजीशन और मोमेंटम नहीं पता कर सकते हैं, ऑब्वियसली किसी और पॉइंट ऑफ टाइम में इसके पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का इस तरह का कोई डेफिनेट पाथ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं है। और यही एक रीजन है। वैसे तो बोर के एटॉमिक मॉडल का जो फेलियर है, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ही हमें वो सारे रीजंस मिलता है, लेकिन उन सब चीज़ों पे बात करने के लिए अभी आप 11th में इतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं हैं। वो आप अपने बीएससी में जाके क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे उस समय आप देखेंगे कि और भी क्या क्या रीज़न है, कैसे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने से वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन को मॉडिफाई करता है, और फिर जितना हम ऑर्बिट बढ़ाते जाते हैं, हायर ऑर्बिट में जाते रहते हैं, उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ते जाता है वेव फंक्शन का। इसीलिए p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल का एक ही शेल में p, d, f ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ वेव फंक्शन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप बीएससी में जाके बहुत इंटेंसली पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि बोर का एटॉमिक मॉडल फेल होने के पीछे एक रीज़न ये है कि उस समय के नॉलेज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया था, जबकि इलेक्ट्रॉन में वेव बिहेवियर बड़े प्रोमिनेंटली होता है। इसीलिए बोर का एटॉमिक मॉडल जो है ये फेल हुआ।